अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट और मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस की। वैसे तो लॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप फंक्शंस के अंदर लॉजिकल फंक्शंस को जाके चेक करेंगे, लेकिन जो पॉपुलर फंक्शंस हैं वो तीन हैं: एंड फंक्शन, इफ़ एरर फंक्शन और इफ़ फंक्शन। तो हम बारी बारी इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे कि हम इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। The AND function in Microsoft Excel. The AND function is a built-in function of Microsoft Excel। यानी कि AND function जो है वो Microsoft Excel के अंदर प्री इंस्टॉल्ड या प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसको हम IT या कंप्यूटर की ज़बान में built-in function कहते हैं। AND function will return you true if all conditions are true। बेसिकली अगर आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ी हो, कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, या मैथ्स में आपने एंड गेट को पढ़ा हो, तो एंड गेट जो है वो उसी वक्त आपको ट्रू वैल्यू रिज़ल्ट जो है वो देता है जब उसकी दोनों इनपुट्स मैच कर रही हों। तो एक्सेल के अंदर भी ये वही लॉजिक है कि आप दो मुख्तलिफ कंडीशंस को चेक करना चाह रहे हैं, और अगर दोनों मुख्तलिफ कंडीशंस जो आपने लॉजिक्स दी हैं, बल्कि मैं यहाँ लॉजिक्स कहूँगा, कंडीशन नहीं कहूँगा, कि दो मुख्तलिफ लॉजिक्स जो आप उसको अप्लाई कर रहे हैं एंड के अंदर, अगर वो ट्रू हैं तो फिर वो आपको जो है वो अगर मैच कर गई हैं तो वो आपको ट्रू रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर उनमें से किसी एक ने मैच नहीं किया तो वो आपको ट्रू रिज़ल्ट नहीं देगा। मिसाल के तौर पे आप उसको कहते हैं कि अगर उम्र जो है वो 50 साल से ज़्यादा हो और तनख्वाह जो है वो 40,000 से कम हो, तो अब आपने क्या किया, आपने बेसिकली दो जो हैं लॉजिक्स दी। पहली लॉजिक हो गई एज के ऊपर, दूसरी लॉजिक हो गई सैलरी के ऊपर। अब एंड का फंक्शन चेक करेगा कि एज जो है वो 50 से ज़्यादा है, ट्रू है, तो वो उसने उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब वो दूसरा चेक करेगा कि जो सैलरी है वो 40,000 से कम है, ट्रू है, तो दोनों ट्रू हो गए, मैच हो गए, तो आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो उसको फॉल्स कर देगा। अब हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। व्यूवर्स, ये हम आ गए एक्सेल शीट के अंदर। ये एक सैम्पल डाटा मैंने बनाया हुआ है: एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज और उसके बाद सैलरी। अब एक कस्टम लॉजिक है हमारे पास। कस्टम लॉजिक क्या है कि एक्सट्रैक्ट ऑल दोज एम्प्लॉयज़ वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 50 ईयर्स एंड सैलरी इज़ लेस देन 50,000। हम ये एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास वो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज 50 साल से ऊपर हो। जो 50 साल वाले हैं वो भी बीच में ना आए, जो 50 से ऊपर हो वो, और फिर वो तमाम जिनकी 50 साल से उम्र ज़्यादा है उनकी सैलरी 50,000 से कम हो। यानी कि दो लॉजिक्स हो गई। अब वो पहली लॉजिक में क्या करेगा, वो जाके फाइंड करेगा कि इस सारी शीट के अंदर, ये जितनी भी शीट है, जितना भी डाटा है, ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 50 जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। वो उसको 2 मिलें, 4 मिलें या 6 मिलें। उसके बाद वो सेकंड चीज़ चेक करेगा कि अब इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। तो जो 50,000 से कम वाले होंगे सैलरी में, वो दोनों कंडीशन जब मेट हो जाएंगी वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। एंड लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2, हर लॉजिक देने के बाद कॉमा ज़रूर देना है, और जितनी लॉजिक्स हम देंगे वो सब अगर मैच होंगी तो ही रिज़ल्ट ट्रू आएगा। पहली लॉजिक के एज D4 ग्रेटर देन 50, हमने उसको पहली लॉजिक दे दी कि एम्प्लॉय की एज 50 साल से बड़ी हो। सेकंड लॉजिक क्या है, सैलरी E4 लेस देन 50,000, हमने उसको दूसरी लॉजिक भी दे दी, और ये ब्रैकेट बंद, इंटर। तो अब ये देखें कि उसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। क्यों? एज 50 साल से ज़्यादा नहीं है, पहली कंडीशन फॉल्स होगी वहीं पर ही। और सैलरी जो है वो 50,000 से कम है।
तो अब ये सैलरी 50,000 से कम है, एक कंडीशन ट्रू है, लेकिन एज 50 साल से ज़्यादा नहीं है, तो एक कंडीशन फॉल्स है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू रिज़ल्ट आएगा। अब हम इसको यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो अब आप ये देखें कि आपके पास ये ट्रू डाटा आ गया है। ये एक एम्प्लॉई है जिसकी एज 55 ईयर्स है और इसकी सैलरी जो है वो 50,000 से कम है। इसी तरह आपके पास ये एक ट्रू रिज़ल्ट आ गया है और एक और ट्रू रिज़ल्ट आपके पास ये भी आ गया है। ये मैं हाईलाइट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्लियरली विजिबल हो जाए ताकि नज़र आ जाए। अब इस लॉजिक का मकसद क्या था कि आपने ये लॉजिक लगा ली, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने फ़िल्टर अप्लाई किया, डाटा फ़िल्टर, और यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल को ऑफ करके ट्रू को ओके कर दिया और ये आपने फ़िल्टर कर लिया। अब आप इसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कॉपी करके किसी और शीट में पेस्ट कर लें। ईमेल करना है तो यहाँ से कॉपी करके आप ईमेल कर दें, प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले लें। ये आपके पास डाटा है और ये फंक्शन आपका लगा हुआ है तो ये डायनामिकली काम करता रहेगा। यहाँ सैलरी 34,000 है, मैं इसको 51 कर देता हूँ तो ये भी ट्रू में कन्वर्ट हो गया। क्यों? एज 50 से ऊपर चली गई और सैलरी जो है वो 50,000 से नीचे है। तो ये है एंड ऑपरेटर या एंड फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हमारा अगला फंक्शन है द इफ एरर फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। द इफ एरर फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। द एक्सेल इफ एरर फंक्शन returns a custom result when a formula generates an error and a standard result when no error is detected. If error is an elegant way to trap and manage errors without using more complicated nested if statements. तो इसका खुलासा ये हुआ कि जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इफ़ एरर, अगर एरर आए तो आप मिसाल के तौर पे वी लुकअप का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। वी लुकअप के फंक्शन में अगर आपकी वैल्यू मैच नहीं होती तो वो आपको #n/a का एरर रिटर्न करता है। आप चाहते हैं कि भाई वो एरर मुझे लिस्ट में नज़र ना आए, उसकी जगह कोई भी कस्टम टेक्स्ट लिखा हुआ हो, लाइक वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट मैच्ड और वट एवर यू वांट टू टाइप, इवन यू कैन लीव दैट ब्लैंक। तो उसके लिए आप इफ़ एरर को यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप दो वैल्यूज़ को लेकर डिवीजन का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और जिस पे आप डिवाइड करवा रहे हैं वो वैल्यू 0 है या वो वैल्यू है ही नहीं, तो वो आपको #division/0 का एरर जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। अब आप चाहते हैं कि वो एरर मुझे ना दे, वो कोई कस्टम मैसेज दे दे, तो उसके लिए फिर आप इफ़ एरर यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक ऑल्टरनेट वे है कि एरर नंबर या एरर कोड को डिस्प्ले करवाने की बजाय हम एक कस्टम टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएं, ताकि जो यूज़र डाटा एंट्री कर रहा है अगर उसके डाटा एंट्री में कोई गलती है तो फिर उसको एक प्रॉपर मैसेज जाए, बजाय इसके कोई एरर अपीयर हो और उसको समझ ना आए। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो अब हम देखने लगे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इफ़ एरर। हमारे पास ये एक शीट है, इसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सैलरी ये है। डेजिग्नेशन नहीं है, डेजिग्नेशन जो है वो शीट 2 में है। तो अब हम डेजिग्नेशन जो है यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए वी लुकअप यूज़ करेंगे। वी लुकअप वैल्यू A4 कॉमा टेबल और अरे, ये हमारी सिलेक्शन सॉरी F4, कौन सा कॉलम हमें चाहिए, तीसरा, 1 2 और 3 कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद, ये हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो अब आप ये देखें कि पहले ही रिज़ल्ट पे उसने हमें एरर रिटर्न कर दिया #n/a। अब आप एक यूज़र हैं, आप IT प्रोफेशनल नहीं हैं, आपको किसी ने शीट जो है वो डिज़ाइन करके दी है। अब आपने जब डाटा एंटर किया तो इस तरह #na का एरर आ गया तो आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या है। तो बीइंग IT सर्विस प्रोवाइडर
आर प्रोग्रामर, मेरा काम है कि मैं यहाँ पे आपको कोई कस्टम मैसेज डिस्प्ले करवा के दूँ। तो अब वो कस्टम मैसेज कैसे डिस्प्ले होगा कि मैं इसके शुरू में इफ़ एरर यूज़ करूँ। मैं इसको F2 करके इफ़ एरर, अब इफ़ एरर की कमांड क्या है कि वैल्यू के क्या वैल्यू हो, क्या एरर आए तो मैं उसकी जगह टेक्स्ट दूं। तो मैं उसको इफ़ एरर के अंदर ये पूरे का पूरा वी लुकअप का फंक्शन दे देता हूं और कामा लगा देता हूं। अब क्या होगा कि इफ़ एरर चेक करेगा कि वी लुकअप के फंक्शन को इस्तेमाल करने के दौरान अगर कोई रिज़ल्ट में एरर आया है तो कामे से मुराद यहाँ हो गया तो मैं क्या करूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि एम्प्लॉई नंबर नॉट फाउंड और ब्रैकेट बंद। यानी कि अब अगर कोई भी लुकअप वैल्यू जो कि एम्प्लॉई नंबर है वो टेबल एरे में फाइंड नहीं होता तो जो एरर रिटर्न होगा उस एरर की जगह एम्प्लॉई नंबर जो है नॉट फाउंड का मैसेज आएगा। अब मैं इसको इंटर कर देता हूँ तो ये देखें कि अब उसने #n/a का एरर नहीं दिया बल्कि उसने एम्प्लॉई नंबर नॉट फाउंड का दिया है। इसी तरीके से हम ये LMQ10531 को यहाँ से डिलीट कर देते हैं या रीनेम कर देते हैं। मैंने इसको रीनेम कर दिया 2। तो अब मैं वापस जाके शीट 1 में देखूँगा तो वो मुझे कह रहा है एम्प्लॉई नंबर नॉट फाउंड। ये एक एग्जांपल थी इफ़ एरर की। इफ़ एरर स्पेसिफिकली वी लुकअप के लिए नहीं है, ये एरर्स के लिए है, टू हैंडल दी एरर्स। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं डिवीजन में। आपके पास ये एक वैल्यू है, आप इसको सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। लेकिन अगर आपके पास रिज़ल्ट में ये सेकंड वैल्यू ही नहीं है तो ये आपको डिविजनल एरर का मैसेज देगा। अब बीइंग एन एंड यूज़र आपको नहीं पता ये क्या है। अब यहाँ पे आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो अगेन आप इफ़ एरर इसको वैल्यू पास कर देंगे कि इफ़ एरर IR/J4 अगर आपस में डिवाइड हो और एरर जो है वो आए तो क्या करो। आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि डिविजनल वैल्यू नॉट फाउंड। ये मैंने एक कस्टम मैसेज दिया है, आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं और इंटर। तो अब ये देखें कि उसने डिविजनल वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज दे दिया है। मैं अब यहाँ अगर कोई डिजिट डालता हूँ तो वो मुझे रिज़ल्ट दे रहा है। मैं अगर डिजिट को डिलीट कर देता हूँ तो वो मुझे एरर की बजाय डिविजनल एरर नॉट फाउंड का मैसेज दे रहा है। ठीक हो गया। ये थी सेकंड एग्जांपल इफ़ एरर की। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इफ़। लफ्ज़ से ही जाहिर है कि अगर। द इफ़ फंक्शन इज़ अ बिल्ट-इन फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इफ़ फंक्शंस is the most popular function of Microsoft Excel which helps to make conditional decisions on your data for further calculation। तो जो if है बेसिकली सवाल है, सवाल का आगाज़ है कि अगर ये हो तो ये करो, अगर वो हो तो ये करो, वो हो तो वो करो। इफ़ को आप एक्सेल के दीगर कई फंक्शंस के साथ जो है वो मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर उसमें मैं आपको बड़े बड़े नाम दूं तो काउंट फैमिली पूरी की पूरी, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स, इन पांचों के साथ आप इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सम इफ्स, इन तीनों के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। एवरेज इफ्स इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप, इंडेक्स, मैच इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शन में आ जाएं तो आप लेफ़्ट, मिड, राइट, कॉन्कैटिनेट और टेक्स्ट इटसेल्फ इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इज़ अनलिमिटेड, ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस सिनेरियो में हैं और आप अब क्या रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। तो अब हम अपनी एक्सेल की फ़ाइल की तरफ चलते हैं ताकि हम इसके मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशंस को देख सकें कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब आ गए हैं हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर।
आज के पूरे लेक्चर में एक ही डाटा है जो सैंपल के तौर पे लिया हुआ है, इसी पे ही हम सारी वर्किंग करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हम इफ़ को सम के साथ कैसे मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ यहाँ दी हुई हैं, आप कहते हैं कि इन सब सैलरीज़ का सम अगर 5 लाख से ऊपर चला जाए तो ये मैसेज शो करवाओ, अदरवाइज़ कोई दूसरा मैसेज शो करवाओ। तो वो कैसे करना है, हम क्या करेंगे, इक्वल साइन इफ सम का, अब हमने इफ के अंदर सम का फंक्शन ले लिया। क्यों? क्योंकि पहले हमने सम करवाना है, तो हमने सम की रेंज दे दी कि ये अगर जो सम है और F4 से इसको फिक्स कर दिया और सम को बंद कर दिया। तो हमने उसको क्या दिया, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है, सैलरी का सम। अब हम आगे अपनी कंडीशन या लॉजिक अप्लाई करेंगे कि जी ये जो सम है E4 से E22 तक, अगर ये 5 लाख से बड़ा है तो कामा क्या करे, हम यहाँ पे अब कस्टम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे डबल कोट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे अबव 5 लाख, और अगर 5 लाख से बड़ा नहीं है तो फिर क्या करे, कस्टम मैसेज बिलो 5 लाख और ब्रैकेट बंद। 3 पोर्शन हैं इसके। पहला पोर्शन आपका लॉजिकल जो एरिया है और जो लॉजिक है वो, उसके बाद आप लॉजिक ट्रू होने पे क्या करवाना चाहते हैं, ये मैंने अभी टेक्स्ट दिया है तो डबल कोट्स में है, वरना हम इसके अंदर मज़ीद फंक्शन पुट कर सकते हैं। और अगर लॉजिक फॉल्स है तो क्या हो। अब हम इसको इंटर करते हैं तो ये देखें, इसने हमें कहा कि जी आपका ये जो सारी सैलरीज़ का सम है ये 5 लाख से ऊपर है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कुछ सैलरीज़ को डिलीट कर देता हूँ, तो वो टोटल ऑटो पे जब उसने चेक किया कि ये 5 लाख से नीचे चला गया है तो उसने खुद से वहाँ पे जो है कंडीशन फॉल्स होने पर मैसेज डिस्प्ले करा दिया बिलो 5 लाख। हम इसको काउंटर कंफर्म करने के लिए यहाँ पर भी सम ले लेते हैं कि आया ये जो सम का फंक्शन ऊपर इस्तेमाल हो रहा है ये सही हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ सम है 8,27,301। तो हमने कंडीशन क्या दी थी कि इफ़ ग्रेटर देन 5 लाख देन अबव 5 लाख। और जब मैं यहाँ से कुछ सैलरीज़ को डिलीट कर रहा हूँ तो नीचे जो मेरा टोटल है वो इस वक्त बन गया है 3,88,356, और उसने मुझे यहाँ पे कह दिया है कि बिलो 5 लाख। इसका मकसद है कि हमारी जो है फंक्शन इफ़ कंडीशन वो सही काम कर रही है। इसी तरह हम एवरेज ले लेंगे। अब हम इसको कह देते हैं इक्वल साइन इफ़ एवरेज। एवरेज किन की, इन सब नंबर्स की, फ्रॉम E4 टू E22, और F4 से हमने इसको फिक्स कर दिया क्या हो। अब ये औसत ले रहे हैं आप, तो आप कहते हैं कि जी अगर औसत सैलरी जो है वो 35,000 से ज़्यादा है तो यहाँ लिखा आ जाए नीड्स इंक्रीमेंट। सॉरी, हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, नो इंक्रीमेंट नीडेड। और अगर ये 35,000 से कम हो तो यहाँ आ जाए इंक्रीमेंट नीडेड। प्लीज़ डोंट assume that I am giving increments to any employees. This is just a example. If average, किसकी एवरेज, इस सारी सैलरी की एवरेज 35,000 से ज़्यादा हो, मतलब जब वो सैलरी को एवरेज करे और वो जो जवाब आए अगर वो 35,000 से ज़्यादा है तो कस्टम मैसेज आ जाए नो इंक्रीमेंट नीडेड, वरना मैसेज आ जाए इंक्रीमेंट नीडेड। हमने इसको इंटर किया और यहाँ से एक्सपेंड किया तो उसने कहा जी नो इंक्रीमेंट नीडेड। इससे मुराद क्या हुई कि जो सैलरी की एवरेज है वो 35,000 से ऊपर आ रही है। हम ज़रा इसको अब यहाँ से डिलीट करते हैं कुछ सैलरीज़ को, तो अभी भी देखें कि एवरेज जो है वो ज़्यादा है। सम वाली जगह पे तो वो उसने सैलरी 5 लाख से कम होने पे बता दिया, लेकिन एवरेज अभी वहीं की वहीं है। हम मज़ीद कुछ सैलरीज़ को डिलीट करते हैं तो ये देखें अब ये कह रहा है
कि नो इंक्रीमेंट नीडेड, अभी भी वही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन तीनों की एवरेज भी 35,000 से ज़्यादा है। तो मैं कुछ अपनी सैलरी के डाटे में बड़ी बड़ी सैलरीज़ को डिलीट करता हूँ ताकि हम यहाँ पे चेक करें कि हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ सैलरीज़ को कम भी करता हूँ और इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी सैलरीज़ हैं। तो ये देखें कि अब जब वो सैलरी के फिगर छोटे हुए तो उसने उसको चेंज कर दिया इंक्रीमेंट नीडेड में। तो समझाने का मकसद क्या था कि जो इफ़ कंडीशन है वो आया सही काम कर रही है कि नहीं। जैसा ही उसने देखा कि एवरेज सैलरी 35,000 से ज़्यादा है तो उसने कहा नो इंक्रीमेंट नीडेड। लेकिन जैसे ही हमने खुद से कुछ सैलरीज़ को डिलीट किया तो उसने कहा कि हाँ जी इंक्रीमेंट नीडेड। अब हम ये कंट्रोल Z कर देते हैं। इसी तरह आगे है काउंट, कि हम इसको काउंट के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहते हैं जी कि अगर एम्प्लॉइज़ 15 से ज़्यादा हैं तो बस चलेगी वरना नहीं चलेगी, वो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। इफ़ काउंट किसको काउंट करे? इन सब को। F4 अगर ये 10 से ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, अदरवाइज नॉट अवेलेबल, और हमने इसको बंद कर दिया। तो ये देखें ये कह रहा है कि जी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। और अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ कुछ को, इनकी सैलरीज नहीं है, तो साथ ही उसने कह दिया नॉट अवेलेबल। तो ये भी एक तरीका था काउंट के साथ कि आपने कुछ काउंट किया हुआ है और उस काउंट के रिजल्ट के ऊपर जो है आप वो अपनी इफ़ कंडीशन को अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एडवांस पे करते हैं। एडवांस पे ये करते हैं कि आप कहते हैं कि जी जिसकी सैलरी यहाँ 20,000 से ज़्यादा हो उसको आपने 10% का इंक्रीमेंट देना है। वो कैसे देना है? अब आपका सवाल है इफ़ सैलरी इज़ हायर दैन 20,000 देन अप्लाई सैलरी इंक्रीमेंट ऑफ 10%। तो हम यहाँ पे इफ़ का फंक्शन लिखेंगे। मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा कर लूँ और जूम भी बड़ा कर लूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। इफ़ सैलरी E4 ग्रेटर देन 20,000 देन, अब वो क्या करे कि सैलरी तो उसको वो मिल गई, अब अगर वो 20,000 से ज़्यादा है तो क्या करे, E4 को मल्टीप्लाई कर दे 10% से। अदरवाइज क्या करे, कुछ भी ना करे, ज़ीरो रिटर्न कर दे और ब्रैकेट बंद। अब हमने ये इंटर किया तो ये सैलरी 20,000 से ज़्यादा थी, उसको उसने 10% के हिसाब से जो है इंक्रीमेंट रेट लगा दिया और हमने इसको डबल क्लिक किया तो ये नीचे तक पेस्ट हो गई। अब आप ये देखें कि जो 20,000 वाला था उसकी भी ज़ीरो है और जो 15,000 वाला है उसकी भी ज़ीरो है। उसकी वजह क्या है कि 15,000 वाले को तो हमने वैसे ही अपनी लॉजिक में ऐड नहीं किया, हमने सिंपली कहा 20,000 से ज़्यादा। लेकिन अब हम अपनी लॉजिक चेंज करना चाहते हैं कि जिसकी 20,000 हो या 20,000 से ज़्यादा हो उसको 10% इंक्रीमेंट अप्लाई करो। तो अब हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और ये ग्रेटर देन के साइन के साथ इक्वल का ऑपरेटर लगा के इंटर कर देंगे। और उसके बाद हम जब इसको डबल ड्रैग करेंगे तो ये देखें कि जिसकी सैलरी 20,000 थी उसकी सैलरी को उसने 10% का इंक्रीमेंट लगा के 2,000 रुपया उसका इंक्रीमेंट वैल्यू बना दी है। अब हम इसको ऐड करवाना चाहते हैं तो अलग से भी ऐड करवा सकते हैं कि उसकी करंट सैलरी प्लस रिवाइज्ड रेट, और हम इसी के अंदर भी करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे? वो हम ऐसे करवाएंगे कि इफ़ E4 greater than equal to 20,000 then E4 plus E4 multiply by 10%, अदरवाइज ज़ीरो। अब हमने ये क्या किया, हमने उसको कहा कि अगर E4 20,000 या 20,000 से बड़ा है तो
E4 के अंदर जमा करो, E4 का 10% निकाल के, अदरवाइज ज़ीरो कर दो। तो ये हमने इंटर कर दिया, और इंटर करने के बाद हमने यहाँ से, मैं फॉर्मेट पे इंटर ले लेता हूँ ताकि उस जैसी वैल्यू आ जाए, और फिर मैंने ये डबल क्लिक कर दिया। तो अब ये देखें कि उसने हर सैलरी के अंदर जहाँ जहाँ 20,000 से ज़्यादा था 10% को ऐड करके नई सैलरी बना दी। तो हम मैनुअल चेक भी कर सकते हैं कि 20,000 जमा 2,000 22,000, तो ये हमारे फंक्शन ने सही काम किया है। इसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करेंगे डबल कंडीशन लगाते हैं, डबल कंडीशन क्या लगाना चाहते हैं, अजान हो रही है, इसके बाद जो है ना हम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे इफ़ फंक्शन की। अच्छा, अब हम इफ़ फंक्शन को थोड़ा मज़ीद एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। आप कहते हैं या आपको कोई जो है मैनेजमेंट की तरफ से आती है इंस्ट्रक्शंस कि उन एम्प्लॉइज़ की सैलरी बढ़ानी है जिनकी एज 50 ईयर्स से कम हो और उनकी सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा हो। ये दो डिफरेंट तरह की क्यूरीज़ हैं। अब इसमें देखें, दोनों एंड ऑपरेटर की, एंड फंक्शन की भी यहाँ पे इनपुट हो रही है कि दोनों उसके अंदर फिट हो रहे हैं कि पहली लॉजिक एज 50 ईयर से कम हो, और दूसरी लॉजिक कि जी सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो, या हम दूसरी लॉजिक को चेंज कर देते हैं कि सैलरी 30,000 से कम हो, एज 50 साल से कम हो, सैलरी 30,000 से कम हो, तो क्या करे, सैलरी को 15% से इंक्रीज़ कर दे, वरना कुछ भी ना करे। ठीक हो गया। हम इसको यहाँ पर एज ए टेक्स्ट भी लिख लेते हैं ताकि हमें याद दहानी रहे और आपको समझने में आसानी हो कि इफ़ एज लेस देन 50 ईयर्स एंड सैलरी लेस देन 35,000 देन increase salary with 15%, else do nothing और exit के if स्टेटमेंट को बंद कर दे। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ जो पहले से यहाँ पे लॉजिक्स इम्प्लीमेंट की हुई हैं। इफ़ और इफ़ के अंदर लॉजिकल टेस्ट में मैं देने लगा हूँ एंड। अब पहली शर्त के एज लेस देन 50 हो, कॉमा, दूसरी लॉजिक सैलरी लेस देन 35,000 हो, एंड की लॉजिक की ब्रैकेट बंद। क्यों? क्योंकि हमने लॉजिकल टेस्ट में एंड डाला। अब एंड क्या करेगा कि जी D4 लेस देन 50 उसको चेक करेगा, वो उसको ट्रू मिल गया, कॉमा E4 लेस देन 35,000 वो उसको ट्रू मिल गया और उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, तो कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू। अब इफ़ का पोर्शन आ गया तो क्या करे कि E4 को मल्टीप्लाई का, E4 के अंदर ऐड कर दे E4 मल्टीप्लाई बाय 15%। ठीक है, या हम इसको सिंपल कर लेते हैं कि E4 का जो है वो हमें 15% बताओ वो कितना बनेगा, अदरवाइज ज़ीरो कर दो। ठीक है, इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू, एंड का फंक्शन शुरू, D4 एज लेस देन 50 कॉमा E4 सैलरी लेस देन 35,000, दोनों का रिजल्ट ट्रू मिल गया एंड में। अगर ट्रू हो तो क्या करे, E4 को 15% से जो है वो ज़रब दे के हमें 15% निकाल दे, अदरवाइज ज़ीरो कर दे, इंटर। तो ये देखें उसने ज़ीरो कर दिया। क्यों? कि एंड ऑपरेटर को जो कंडीशन मिली थी उसके मुताबिक एज जो है ये 50 से ज़्यादा है। हम यहाँ डबल क्लिक करके इसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये देखें कि ये एज 50 से जो है कम है और सैलरी भी 35 से कम है। ये एज 26 साल है और सैलरी भी 35 से कम है। ये एज 23 साल है और सैलरी भी 35,000 से कम है। तो इसका इसने हमें सैलरी का जो है वो इंक्रीमेंट रेट दे दिया कि इंक्रीमेंट की अमाउंट दे दी कि इसकी सैलरी में कितना इजाफा होना चाहिए। अब हम इसको
एक और इफ़ के साथ ऐड करवा देते हैं। यानी कि आपने कहा जी इफ़ एज हो लेस देन 50 ईयर्स एंड सैलरी हो 35,000 से नीचे, तो उसको 15% से ज़रब दे दो। अब आप कहते हैं कि ये सब अगर ना हो तो फिर क्या करना है? तो वो तो बहुत सिंपल है कि वरना क्या करो, E4 को 5% से ज़रब दे दो। तो उसने जहाँ जहाँ मैच करना है वहाँ वहाँ उसने एंड की कंडीशन को फॉल्स देखना है तो 5% से ज़रब दे देनी है, और अगर ट्रू देखना है तो 15% से ज़रब दे देनी है। आगे एक इसके अंदर होता है नेस्टेड इफ़, के इफ़ के लॉजिकल फॉल्स होने पर आप एक और इफ़ का आगाज़ कर दें। नेस्टेड इफ़ के लिए हम अलग से एक लेक्चर रखेंगे। इफ़ का मैंने आपको ये 3-4 एग्जांपल्स के साथ बता दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको अगर इस पे ग्रिप हो गई तो आप एक्सेल में अपने आप को कभी भी ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे काम नहीं आता।